अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो सीखिए शायरी का फ़न मेरे संग। पिछली वीडियो में हमने इसकी जो असनाफ़ सुखन है उनको कंप्लीट कर लिया था। मुझे उम्मीद है कि बुक सर जो हमने देखा है वो आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों ने उसको समझ लिया होगा। तो इस असनाफ़ सुखन को जान लेने के बाद अगला मरहला बहर और अरूज का है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे पहले जो शेरों में कुछ इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं उनका जान लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि कम से कम जो बुनियादी नकाइस होते हैं उनसे हम छुटकारा पा सकें। अब जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि आज इस्तिलाहात जो हैं यूज़ है, उसमें रदीफ़ है, काफ़िया है, ज़मीन इसको कहते हैं, मतला, मक्ता और तखल्लुस, ये हम देखेंगे आज इसमें। तो मुख्तसर इसको देखेंगे। ये गालिब के जैसे मैंने शेर लिखे हैं, कुछ गज़ल के 3 अशार लिखे हैं कि पहला शेर है कि दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्ताए तो बुरा क्या है। तो मिर्ज़ा गालिब की खूबसूरत गज़ल है। अब इसमें सबसे पहले तो हम देखते हैं कि रदीफ़ जो है वो किसको कहते हैं। शायरी की ज़बान में रदीफ़ ऐसे लफ्ज़ या अल्फाज का मजमुआ होता है जो अशार के आखिर में बार बार बांधा जाता है, यानी बार बार वो सेम लफ्ज़ जो होते हैं वो बार बार आते हैं। अब मतला के दोनों मिसरों में और बाकी अशार के हर दूसरे मिसरे में इसकी तकरार होती है, यानी इसको बांधा जाता है, इसको लिखा जाता है। रदीफ़ जिस तख्लीक में रदीफ़ की पाबंदी की जाए उसे मुरद्दफ़ कहते हैं, और जिस तख्लीक में रदीफ़ का इंतज़ाम ना हो वो गैर मुरद्दफ़ कहलाती है। अब जैसा कि अगर हम गालिब के शेर पर गौर करें तो इसका पहला मिसरा जो है, दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, इसमें क्या है मैंने अब लिखा होगा, मैंने इसको थोड़ा सा ऑरेंज कलर या रेड कलर या मैंने कौन सा कलर मैंने लिख दिया। तो ये क्या है जो है, इसमें बार बार तकरार है, इसकी मतलब के दोनों मिसरों में तकरार है। और उसका दूसरा शेर जो है उसके आगे दूसरे मिसरे में है, और आगे जो आखिरी शेर है उसके भी दूसरे मिसरे में आके क्या है कि तकरार है। तो इस तरह में ये पता चला कि वो अल्फाज या वो अल्फाज का मजमुआ जो मतला के दोनों अशार में और बाकी गज़ल के हर दूसरे शेर में सेम उसकी तकरार हो तो उसको हम रदीफ़ कहते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर गज़ल में रदीफ़ मौजूद हो, बगैर रदीफ़ के भी गज़ल होती है। अब आगे वह है कि काफिया। काफिया लफ्ज़ जो शेर में रदीफ से पहले आता है, पहली तो पहचान इसकी क्या है कि ये रदीफ से पहले आएगा, और दूसरा कि मतला के दोनों मिसरों में ये इस्तेमाल होगा। यानी काफिया क्या है, पहली बात तो ये है कि रदीफ से पहले होगा और मतला के दोनों मिसरों में होगा, और हर शेर के दूसरे मिसरे में ये इसके अल्फाज आएंगे। तो अब काफिया क्या होता है कि ऐसे अल्फाज जो सोती आम आहंगी और मुताबिकत रखते हों, यानी ऐसे अल्फाज जो हम आवाज़ हों उनको काफिया कहते हैं। और ऐसी तख्लीक जिसमें इस्तेमाल काफिया इस्तेमाल की जाए उसे मुकफ़ा कहते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है, मैंने कोई भी गैर मुकफ़ा गज़ल नहीं देखी। यानी रदीफ़ के बगैर तो गज़ल हो सकती है, काफिया के बगैर कोई गज़ल नहीं होती। आप उसको नज़म तो कह सकते हैं, जैसे आजकल ज़्यादा नज़में होती हैं, वो गज़ल नहीं उसको हम कहा जा सकता। यानी ये ज़रूरी है कि हर काफिया जो है वो सोती आवाज़ में उसके मानी भी चेंज हों, यानी मानी एक जैसे, यानी ये नहीं होना चाहिए कि सेम लफ्ज़ है तो हम उसी को बांधे जा रहे हैं, बार बार बांधे जा रहे हैं, तो फिर वो शेरी तख्लीक नहीं होगा। और उससे साथ ही है कि वो सोती लिहाज से तो वो हम आहंग होना चाहिए, हम आवाज़ होना चाहिए, लेकिन उसमें शर्त ये भी है कि मानवी एतबार से भी वो जो है वो थोड़ा चेंज होना चाहिए। तो जैसे कि हम अगर इस शेर पे हमारे पास जो गालिब की 3 अशार हैं उसको मैंने लहदा कर दिया है काफिया को भी, कि हवा, दवा, माजरा और बुरा। यानी हुआ क्या है, हुआ, दवा और माजरा क्या है, इसमें माजरा, और बुरा क्या है, इसमें बुरा जो है, ये काफिया की मिसाल है। इंशाल्लाह आगे चल के जब हम बैर अरूज को देखेंगे तो और इसके बारे में फर्क पड़ेगा। काफिया के बाद अब आ जाता है कि मतला। अब
کافی بار زمین کو دیکھ لیتے ہیں ہم، یا مطلع دیکھ لیں، اس میں زمین دیکھتے ہیں کہ زمین کیا ہوتی ہے کہ قافیہ اور ردیف کے ملنے سے جو ایک شکل بنتی ہے، جو ایک شکل مرتب ہوتی ہے، اس کو ہم زمین کہتے ہیں۔ اس کو غزل یا نظم کی پہچان بھی کہا جا سکتا ہے۔ اب یسین اشعار میں ہوا کیا ہے، برا کیا ہے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ سے کہ برا کیا ہے، ہوا کیا ہے، ماجرا کیا ہے اور دوا کیا ہے، یہ اس کی زمین ہے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس غزل میں برا کیا ہے یہ، یا ہوا کیا ہے یہ اس کی زمین ہے۔ تو اسی طرح جو مطلع ہے وہ پہلے شعر کو کہتے ہیں۔ ایسے لغت میں مطلع کے معنی ہوتے ہیں طلوع ہونے کی جگہ، تو غزل کے پہلے شعر کو اس لیے مطلع کہا جاتا ہے۔ اب مطلع کے دونوں مصرے میں قافیہ کی پابندی لازمی ہے۔ ردیف نہ بھی ہو تو چلے گا، لیکن یہ دونوں مصرے ہم ردیف، اگر ردیف موجود ہے تو ہم ردیف اور ہم قافیہ ہونا چاہیے۔ اور جس شعر میں دونوں مصرے وجود میں اگر قافیہ موجود نہ ہو تو وہ غزل کا پہلا شعر، یعنی دونوں مصروں میں سے کسی ایک میں تو اگر پہلے مصرع موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غزل کا پہلا شعر ہے، اس کو مطلع نہیں کہا جائے۔ مطلع ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اگر سیم دوسرا شعر بھی مطلع ہو کی طرح کا ہو تو اس کو حسن مطلع یا زیب مطلع بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس طرح مقطع ہے، جیسے میں نے پہلا شعر کیا ہوا، مطلع ہوا، لیکن ہم ردیف اور ہم، یعنی ہم قافیہ لازمی ہونا چاہیے، ہم ردیف نہ بھی ہو تو چلے گا، ردیف نہ بھی ہو تو چلے گا۔ اور مقطع کیا ہوگا، آخری شعر، یعنی مقطع کا مطلب ہوتا ہے قطع کرنا، ختم کرنا کسی چیز کو۔ اس لیے غزل کے آخری شعر کو، اگر شرط یہ ہے کہ وہ آخری شعر بھی ہو اور اس میں شاعر کا تخلص بھی ہو تو وہ مقطع کہلائے گا۔ لیکن اگر وہ آخری شعر تو ہے لیکن اس میں مطلع نہیں ہے تو پھر وہ غزل کا آخری شعر ہوگا، مقطع نہیں ہوگا۔ یہ اس کی تھوڑی سی پہچان ہے کہ اس میں جو شاعر ہے اس کا تخلص ہوگا تو مقطع ہوگا، تخلص نہیں ہوگا تو وہ آخری شعر ہوگا۔ اسی طرح اب دیکھا تخلص، میں نے اب یلو کلر کا آپ کو پیلے رنگ کا نظر آ رہا ہے، غالب، تو غالب یعنی تخلص وہ مختصر سا نام ہوتا ہے جو شاعر اپنی پہچان کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ اسی لیے کوئی قانون واضح نہیں ہے، کوئی بھی ایسا اصول نہیں ہے کہ شاعر کو مجبور کیا جائے کہ وہ یہی اپنا تخلص رکھے۔ جیسے اسد اللہ خان غالب ہیں تو ان کا غالب تخلص ہے، علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ ہے تو وہ ان کا اقبال تخلص ہے۔ تو تخلص کو یعنی وہ مختصر نیم ہوتا ہے جو شاعر شعر میں اپنی پہچان کے لیے وہ استعمال کرتا ہے۔ تو میرے حال میں یہ یہاں تک ہی کافی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ردیف، قافیہ، زمین، مطلع، مقطع، تخلص، یہ مختصر ہم نے دیکھا ہے۔ ہم نے پہچان اس کی مثال بھی دیکھی ہے کہ غالب کی اشعار سے، اور انشاءاللہ پھر آگے ہم اس کو تھوڑا سا لے کے چلیں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے بھی، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے اصل بحر و عروج کی طرف چلیں گے، اور جو کچھ مجھے پتہ ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کروں گا۔ تو مجھے دیجیے تب تک لیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے اور دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔